हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 6 यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था और उससे भी पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी क्लास 6 के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 आप देख सकते हैं और इसी तरह प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 6 है यहाँ पर नगर व्यापारी और शिल्पी जन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। यानी अगर कोई नया यात्री किसी नगर की यात्रा पर आता होगा तो वो क्या सोच कर आता होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था, एक प्रशासनिक केंद्र था, या एक वाणिज्यिक शहर था, या एक पत्तन नगर था। ठीक है, अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के होते थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। मानचित्र 1 में दिया गया है कि मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रमुख केंद्र दिए गए हैं और इन केंद्रों को इन डॉट्स के जरिए ये सब दर्शाया गया है। व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के केंद्र हैं ये व्यापार, जैसे कि यहाँ पर ये काबुल है। ठीक है, पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, सूरत, ये सब व्यापारिक केंद्र हैं। इसके अलावा शिल्पकारी केंद्र हैं इतने जितने सारे ब्लैक डॉट में यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मसूली पट्टनम है वो सब पत्तन है, बंदरगाह हैं। ठीक है, तो इसका अवलोकन एक बार जरूर कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है प्रशासनिक केंद्र। अब प्रशासनिक केंद्र क्या होता है। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसे कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चलते हैं। तो यहाँ चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। तो इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है और ये ज़रूरी भी है कि ये चैप्टर पढ़ते समय आप इसकी कल्पना में खो जाना है आपको। ठीक है, इसमें जो भी वाक्य लिखे हुए हैं उनको इमेजिन करके आपको देखना है। जब आप इमेजिन करेंगे तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। लेट्स स्टार्ट। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। तो कावेरी नदी के पास ये नगर बसा हुआ है। कौन सा नगर? तंजावुर। राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने राजराज के बारे में पढ़ा था जिसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया था। ठीक है, मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। तो उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा। नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन इस नाम को याद रखिएगा, ये जो है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिसमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैर शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर, ठीक है, उसके जो नज़दीकी नगर है उसका वो है उरैयूर। तंजावुर और उरैयूर याद रखिएगा। के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटी सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो यहाँ घंटा धातु के बारे में दिया गया है, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये घंटा धातु है क्या। ठीक है, घंटा धातु के दीप बना रहे हैं, मूर्तियाँ
मूर्तियां और दीपक बना रहे हैं। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र, तो ये मंदिर नगर क्या होता है और तीर्थ केंद्र क्या होता है। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मंदिर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। जो शासक थे वो देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति दर्शाने के लिए मंदिर का निर्माण करवाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहितों पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। अब है कांसा, घंटा धातु और लुप्तमोम। ठीक है, तो पढ़ते हैं कांसा, घंटा धातु और लुप्तमोम तकनीक के बारे में। तो ये लुप्तमोम टेक्निक जो थी क्या थी, पहले आप इस चित्र को देख लीजिए। ये जो यहाँ पर चित्र दिया गया है, कितनी सुंदर ये मूर्ति कला का एक अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, चित्र एक में क्या दिया गया है, कांस्य मूर्ति जिसमें श्री कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है। तो इस चित्र से ही रिलेटेड है ये, तो इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे जिसे टीन कहा जाता है। ठीक है, तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाया जाता है, के मेल से बनती है। कांसा जो है तांबा और टीन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है, तो घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करने की वजह से इसे घंटा धातु कहा जाता है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्तमोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। ठीक है, सबसे पहले मोम की एक प्रतिमा पहले से बना लिया जाता था। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। चिकनी मिट्टी से पूरी उसकी लिपाई कर दी जाती थी और सुखा लिया जाता था। जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते से सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। ठीक है, गर्म करने से मोम पिघल जाता था और उसे छेद के जरिए बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। फिर जो छेद था उस छेद के माध्यम से पिघली हुई धातु उसमें भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। सोचिए कितनी अच्छी उनकी सोच रही इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह इस घंटा धातु से लुप्तमोम टेक्निक द्वारा मूर्तियां बनाई जाती थी। मंदिर के कर्ताधर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। शनय शनय यानी धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दार्शनिक एवं तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। ठीक है, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो मंदिर के आसपास बसने लगे। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन यानी भिलसा या विदिशा, ठीक है, जिसको अभी विदिशा कहा जाता है, और गुजरात में सोमनाथ, इस तरह के कुछ मंदिर नगर विकसित हुए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। तो तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरै जो है बहुत विकसित एक मंदिर नगर है, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। ठीक है, तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है और तिरुवन्नमलाई जो कि तमिलनाडु में है, ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। कैसे नगरों के? तीर्थ स्थल नगर के। अजमेर राजस्थान 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अध्याय 8 भी देखें तो अध्याय 8 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में दिया गया है। यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी जो हैं, ठीक है, सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं छोटे नगरों का संजाल।
छोटे नगरों का संजाल, इसके बारे में क्या दिया गया है कि 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप के अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा है। एक जाल यानी कि है ना, छोटे छोटे नगरों को एक जाल के बारे में यहाँ बताया गया है। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े गांवों से हुआ था। उनसे आमतौर पर एक मंडपिका बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उस मंडी में उसमें ऐसी गलियां थीं जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। तो यहाँ एक बाजार का एक दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चित्र 2 देखिए, नगर का एक बाजार। तो ये नगर का एक बाजार है, उसका दृश्य उस समय कुछ इस तरह हुआ करता रहा होगा। तो इस पाठ को पढ़ते समय अपने कल्पना के घोड़े आप जरूर दौड़ाइएगा। ठीक है, आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार, उस समय का जो जमींदार था, इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं। बाजारों पर कर, अब बाजार पर भी उस समय कर लगाया जाता था। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते थे। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशुचारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में और कुछ अन्य नकद के रूप में वसूले जाते थे। तो इस तरह के कर उस समय बाजारों और वहाँ दुकानें लगाने के लिए जो लोग आते थे उन पर लगाए जाते थे। चित्र 3 में देखिए, लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ कारीगर। एक कारीगर को दिखाया गया है जो कि लकड़ी का काम कर रहा है, उसमें लकड़ियों पर नक्काशी कर रहा है। अब है बड़े और छोटे व्यापारी। ठीक है, तो देखते हैं बड़े और छोटे व्यापारी के बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है। बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग, जिनके बारे में अध्याय 7 में दिया गया है, भी शामिल थे। व्यापारी में बंजारे भी शामिल थे। बंजारे किसको कहा जाता है? जिनका कोई एक स्थायी ठिकाना नहीं होता, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते थे अपने झुंड के साथ। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी कि गिल्ड बनाते थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो घोड़ों के व्यापारी थे उनका व्यापार संघ क्या था? गिल्ड। एक गिल्ड बनाते थे। ठीक है, अब दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी, ठीक है, दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, गिल्ड जैसे संघ थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 8वीं शताब्दी में परिवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे। तो सबसे प्रसिद्ध जो गिल्ड थे यानी कि जो संघ थे, उनका 2 संघ ऐसे थे जो बहुत प्रसिद्ध थे। उनका क्या क्या नाम था? मणिग्रामम और नाना देशी। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मणिग्रामम और नाना देशी किसके उदाहरण हैं, तो आप उस जवाब बिल्कुल आपको सही देना है कि ये ऐसे संघ के उदाहरण थे। ठीक है, जो व्यापारियों का एक संघ था उसके उदाहरण थे ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया, मुस्लिम, बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे।
वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। तो ये जगह जगह से क्या क्या चीज़ें लाते थे उनके बारे में दिया गया है कि अफ्रीका से सोना, हाथी दांत, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। फिर है पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे पश्चिमी तट पर, ठीक है। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजार में पहुँचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए। तो यूरोप में इसकी बहुत मांग थी भारतीय मसालों की, जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि की यूरोपीय बाजारों में बहुत मांग थी। भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। तो भारतीय सूती कपड़े के व्यापार के लिए जो है यूरोपीय व्यापारी भारत तक आ गए व्यापार करने के लिए। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। काबुल के बारे में देखते हैं। काबुल अपनी पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। क्यों? काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। तो रेशम मार्ग के बारे में हम लोगों ने क्लास 6 के हिस्ट्री एनसीईआरटी में पढ़ा था। रेशम मार्ग क्या होता है, यानी कि सिल्क रूट, ठीक ना, जहाँ से सिल्क का व्यापार होता था। जिस रास्ते से सिल्क के व्यापारी जाते थे, यानी कि रेशम के व्यापारी, उसे रेशम मार्ग का नाम दिया गया। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरों के एक सौदागर जॉन बैप्टिस्टे टेवर्नियर, ठीक है, जॉन बैप्टिस्टे टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़े फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। तो उस समय व्यक्तियों को भी गुलाम के रूप में खरीदा बेचा जाता था। अब नगरों में शिल्प, नगरों में जो शिल्प कला है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई का काम करने के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। तो जो बीदर के शिल्पकार थे, यानी बीदर एक जगह है, वहाँ के जो शिल्पकार थे उनके जड़ाई का काम, ठीक है, चांदी में, तांबे और चांदी में जड़ाई का काम इतना फेमस था कि उस काम का नाम ही बीदरी पड़ गया, उस शिल्प कला का नाम बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात कि विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कशेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। तो ये 5 समुदाय हैं। कौन कौन से? सुनार, कशेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। तो ये विश्वकर्मा समुदाय, ठीक है, यानी कि पांचाल कहलाते थे। तो मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे ये 5। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पर पीतल के इस मोमबत्ती दान पर जी ये जो काला आवरण है वो आप देख सकते हैं। यही जो शिल्पकारी की गई है बिदरी, उसका एक नमूना है ये। अब है शॉल का बॉर्डर। यहाँ पर शॉल का बॉर्डर का एक चित्र दिया गया है। ये शॉल का एक बॉर्डर है, ठीक है। शहरों के बदलते हुए भाग्य। कई शहर जिनके भाग्य बदल जाते थे, छोटे से बड़े बन जाते थे, और कई शहर बड़े से उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता था। तो उसके बारे में देखते हैं। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जो है, जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए। तो अहमदाबाद, गुजरात जो है व्यापारिक केंद्र बन गए। आज भी वो व्यापारिक केंद्र है, आपको पता ही होगा। लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। तो तंजावुर, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा ऊपर कि तंजावुर कितना इम्पोर्टेंट एक शहर था, व्यापारिक केंद्र था, वो उनका विस्तार जो है पहले से सिकुड़ गया। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद
रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था, वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। ठीक है, मुर्शिदाबाद 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया था। इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया। उसी शताब्दी में यानी कि 18वीं शताब्दी में उसका सितारा डूब गया, यानी कि वो महत्वपूर्ण केंद्र अब नहीं रह गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। तो अंग्रेज़ों की यही नीति थी कि सस्ते और कम टिकाऊ माल वहाँ से ला करके इंडिया में बेचते थे, तो कंपटीशन में जो है यहाँ के माल टिक नहीं सके। ठीक है, अब है हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत, इन तीनों नगरों के बारे में नज़दीक से एक नज़र। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी की शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस समय की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था। तो वहाँ के जो किले थे, उनकी जो दीवारें थी, उसमें किसी तरह की जोड़ाई का काम नहीं किया गया था। सिर्फ एक साबुत पत्थरों को ही एक दूसरे से सटाकर के रखे हुए थे और किसी भी चीज़ से उन्हें जोड़ा नहीं गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया गया, ये एक पत्थर को दूसरे पत्थर से इस कदर गूंथा गया है कि ये मजबूत बन जाएं और इन्हें किसी भी चीज़ से, किसी भी मसाले से बिल्कुल जोड़ा नहीं गया है। कितनी अच्छी टेक्निक थी उस टाइम की। ठीक है, अब है एक किलाबंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया है। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रकार प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहाँ से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों की सिंचाई के लिए पहुँचाया जाता था। अब दिया है कि हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिसमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल और टोड़ों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहा। उन दिनों हम्पी के बाज़ारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियाँ विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजरानी उपहार लिया करते थे। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करते थे। ठीक है, 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और मंदिर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो इस लाइन को फिर से आप पढ़िए कि 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, ठीक है, दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो इन सभी सुल्तानों के हाथों जो है विजयनगर का पराजय हो गया। ठीक है, हम्पी का विनाश हो गया। अब है सूरत, पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत को क्या कहा जाता है? पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सूरत मुगल काल में कैम्बे, आज के खंभात, ठीक है, खंभात की खाड़ी आप लोगों ने सुना होगा। तो और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री
जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे। तो जो हज के लिए रवाना होते थे यात्री वो ये खंभात की खाड़ी से ही रवाना होते थे, सूरत से रवाना होते थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता था, सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों धर्मों के लोग रहते थे। क्योंकि वो व्यापारिक केंद्र था इसलिए जगह जगह से लोग आकर के वहाँ बसने लगे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखाने, माल गोदाम थे। तो पहले पुर्तगालियों, फिर डचों, फिर अंग्रेज़ों ने वहाँ अपने कारखाने और माल गोदाम वहाँ पर स्थापित किए। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। तो एक सिंगल टाइम पर कम से कम 100 जहाज वहाँ पर देखे जा सकते थे। इतना बड़ा पत्तन था, इतना बड़ा वो केंद्र था। सूरत में ऐसे अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। वो दुकानें सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी कि जरी के लिए प्रसिद्ध थे। उसके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन, असंख्य मनोरंजन स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियाँ थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक, बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। तो एक नया वर्ड यहाँ पर आपको मिला होगा, हुंडियों। अब ये हुंडियों क्या है, यहाँ दिया गया है हुंडी के बारे में। ठीक है, हुंडी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। तो एक चेक की तरह थी, चेक में एक अमाउंट भरा होता था। ठीक है, उस अमाउंट को कहीं पर भी भजाया जा सकता था, कहीं पर भी जमा करके राशि प्राप्त की जा सकती थी, वो थी हुंडी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में सूरज का भी अधःपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्र मार्ग पर नियंत्रण और बम्बई यानी कि वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहाँ 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। तो 17वीं शताब्दी में उसने अपना ये वाणिज्यिक केंद्र का अस्तित्व खो दिया था लगभग। उसके बाद फिर से वो अभी के टाइम पे फिर से वो एक बहुत बड़ा वाणिज्यिक केंद्र है। अब है जोखिम भरा दौर। ठीक है, मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। क्या मसूलीपट्टनम के बारे में दिया गया है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड तथा इंग्लैंड दोनों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वह तब तक आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। तो मसूलीपट्टनम में एक किला है जिसे हॉलैंड वासियों ने बनाया था। मछुआरों का एक गरीब नगर, तो मछुआरों का एक गरीब नगर इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मेथवर्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों से मछलीपट्टनम का वर्णन किया। यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा सा नगर है पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और ख़राब तरीके से बना हुआ है। नहीं, यह अच्छी जगह स्थित है और इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। जल स्रोत यहाँ के खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ पर आने लगे। और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते थे, यह उसके लिए निवास की व्यवस्था करता है। अब आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चली जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला समृद्धशाली बना दिया। जब मुगल कालों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। तो उसने हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में लड़ा दिया। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
अब है यूरोपीय कंपनी के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ गई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन जो है भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापार बम्बई यानी कि मुंबई, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता और मद्रास जो कि अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है चले गए। ठीक है, कंपनी के जो व्यापारी थे वो बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई चले गए। तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है, मसूलीपट्टनम। नए नगर और व्यापारी, ठीक है, उसके बाद और नगरों का विकास हुआ। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप की पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह प्रसिद्ध हो गए थे। अंग्रेज, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, हॉलैंड और फ्रांसीसियों ने। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर स्थापित हो गए। तो बड़ी शक्ति बनने के लिए, व्यापारिक शक्ति बनने के लिए उनके बीच युद्ध भी हुआ करता था। उस समय युद्ध होने लगा, युद्ध होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, वस्तुओं की मांग में तेजी आने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग रूप, डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होने लगे। धीरे धीरे उनमें और सुधार आने लगा। इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। जो शिल्पकार थे उनकी स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े ही उन्हें मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे, यानी जैसे वो डिमांड करते थे वैसा उन्हें बना करके देना पड़ता था। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से पढ़िए कि शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए। कैसे? जब बुनकर और कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी कि देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन्हें ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासक ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपना आवास बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज है, ठीक है, और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम है की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्पकारियों तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। तो 18वीं शताब्दी की जो शिल्प कलाओं और वाणिज्य की कहानी नेक्स्ट ईयर यानी कि क्लास 8 के एनसीईआरटी में दी गई है, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई का एक सड़क। तो ये एक बम्बई का एक सड़क है जहाँ पर कुछ व्यापारिक क्रियाकलाप यहाँ पर हो रहे हैं। अब है अन्यत्र। ठीक है, अन्यत्र यानी भारत से बाहर। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। तो कोलंबस और वास्को डी गामा के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं कि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्र मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुँचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। तो जो समुद्री यात्री थे वो मार्ग ढूंढते थे, उस समय मार्ग ढूंढ करके नक्शा जारी करते थे कि एक देश से दूसरे देश तक जाने का मार्ग क्या है, और ख़ास करके भारत आने के लिए रास्ता ढूंढा जाता था, क्योंकि यहाँ मसाला की बहुत अच्छी पैदावार होती थी और पश्चिमी देशों को मसाला चाहिए होता था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। कौन? वास्को डी गामा, पुर्तगाली नाविक।
उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लग गया। 1 वर्ष तक वो यात्रा ही करता रहा भारत पहुंचने का रास्ता ढूंढने के लिए, यानी समुद्र मार्ग से। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। ठीक है, कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? कालीकट में 1498 में। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए थे और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे थे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुसरण प्रारंभ कर दिया। एक बार रास्ता खोजने के बाद एक नक्शा तैयार कर लेते थे और उस नक्शे के जरिए वहाँ आना आसान हो जाता था बाद में। भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्गों भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। तो अलग अलग रास्ते से वो लोग रास्ता ढूंढने का प्रयास करते थे। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, ठीक ना, वो पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया भारत ढूंढने के लिए। चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता था। तो रास्ता कितना लंबा पड़ेगा या छोटा पड़ेगा ये देखते हुए वो पश्चिम की ओर से घूम करके भारत आना चाहता था। चूंकि पृथ्वी गोल है तो दोनों तरफ से पहुंचेंगे। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। भारत को ढूंढते हुए वह वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। तो जो इंडिया ढूंढने के नाम पर वो कहाँ पहुंच गया? वेस्ट इंडीज, है ना। तो जिस जगह पर वो पहुंचा उसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ गया। इंडिया से चूंकि वो वेस्ट की ओर से गया था तो वेस्ट इंडीज पड़ गया। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो ये चैप्टर हम लोग का यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, चैप्टर 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिएगा, या फिर अगर आपके पास बुक या PDF मौजूद हो तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। इस चैप्टर का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप मेरा फॉलो कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर मेरा ये मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। आप चाहें तो किसी क्वेरी के लिए या फिर सीटेट से संबंधित कोई जानकारी जानने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। तो ठीक है, वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।